नमस्कार, मैं रवीश कुमार। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत 5 राज्यों के चुनावों की सबसे बड़ी खबर है। असम चुनावों के दौरान छपे तमाम विश्लेषणों को आप पढ़ेंगे तो उनमें इसी बात का जिक्र मिलेगा कि असम की राजनीति की अपनी जटिलता है। वहां की सामाजिक विविधता के कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं। अगर उन विश्लेषणों को सही माने तो इस लिहाज से भी बीजेपी की जीत बड़ी हो जाती है। असम में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने उसे उस मनोवैज्ञानिक दबाव से उबार लिया है जिसे वो दिल्ली और बिहार की हार के बाद महसूस कर रही थी। 126 सीटों की विधानसभा में अकेले भारतीय जनता पार्टी को 61 सीटें मिली हैं। करीब करीब पार्टी ने अकेले ही सरकार बनाने के 63 के आंकड़ों को नजदीक से छू लिया है। उसके दोनों सहयोगी दलों का भी प्रदर्शन अच्छा है। एजीपी को 14, बोडोलैंड को 12 सीटें मिली हैं। 2011 के नतीजों से तुलना करें तो बीजेपी 5 से 61 पर पहुंची है। एजीपी को पिछली विधानसभा की तुलना में सिर्फ 4 सीटें अधिक मिली हैं। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के पास 12 सीटें हैं, 12 सीटें थीं, यानी सीटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी काफी फायदे में रही है। कांग्रेस 78 सीटों के साथ मैदान में उतरी लेकिन हार कर 25 पर आ गई। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी 18 सीटों के साथ मैदान में उतरी मगर 13 पर रह गई। अजमल की पार्टी को नुकसान कम हुआ मगर कांग्रेस को करंट मार गया। 2014 के लोकसभा के हिसाब से असम की 14 में से बीजेपी ने 7 लोकसभा सीटें जीती थी और 36.8% वोट हासिल किया था। बीजेपी ने इस बार गठबंधन की वजह से भले ही सीटें अच्छी खासी संख्या में जीती हों लेकिन वोट प्रतिशत उसका गिर गया है। उसे 29.5% वोट ही मिले हैं। कांग्रेस ने बिहार से नहीं सीखा और गठबंधन नहीं किया। बीजेपी ने कहा उसने बिहार से सीखा और गठबंधन किया। असम की जीत के पीछे एजीपी से 2011 में बीजेपी में आए सर्बानंद सोनोवाल और 2015 में कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हिमांता बिश्वा शर्मा के जनाधार की बड़ी भूमिका है। राजनीति का करिश्मा देखिए कि जो असम गण परिषद इस चुनाव में बीजेपी की पार्टनर है उसी का पूर्व नेता मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंता सोनोवाल मंत्रिमंडल में सहयोगी की तरह काम करें। हिमांता फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं नई सरकार में। 2011 में सोनोवाल प्रफुल्ल महंता से अजमल से नजदीकी के सवाल पर एजीपी छोड़ बीजेपी में आ गए सोनोवाल। 1 साल के भीतर प्रदेश अध्यक्ष बन गए, यानी 2012 तक बीजेपी के पास अपने नेताओं का इतना अभाव था कि दूसरे दल से आया व्यक्ति साल भर के भीतर प्रदेश अध्यक्ष बन गया। बीजेपी एक कैरियरिस्ट पार्टी बनती जा रही है, करियरिस्ट पार्टी। 2014 में बीजेपी सांसद बनते हैं, केंद्र में मंत्री। इतना भरोसा कांग्रेस अपने ही पुराने नेता हिमांता बिश्वा शर्मा पर भरोसा नहीं कर पाई। उधर बीजेपी जिस हिमांता बिश्वा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही अपने पाले में ले लेती है। इसी अप्रैल में इकोनॉमिक टाइम्स और डीएनए की खबर के अनुसार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा है कि हिमांता के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगे हैं उसकी जांच होगी। अखबार पीटीआई के हवाले से ये खबर छापते हैं। सितंबर 2015 तक हिमांता कांग्रेस में थे। बीजेपी का कमाल यह रहा कि उसने सर्बानंद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और हिमांता को विद्रोह भी नहीं करने दिया। उधार का नेतृत्व पर आधार तैयार किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। बीजेपी ने दूसरे दलों से आए सिर्फ 14 उम्मीदवारों को ही टिकट दिया, बाकी उसके अपने ही उम्मीदवार रहे। राज्य की राजनीति का अध्ययन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस जीत की बुनियाद डालने का श्रेय दे रहे हैं। आखिर क्या किया आरएसएस ने? असम में काम कर चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य से हमने बात की फोन पर। सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है कि संघ ने बहुत मेहनत की। मेहनत में क्या किया यह जानने के लिए जब बातचीत की तो कई बातें निकल कर आई। उन्होंने बताया कि असम में 590 के करीब सरस्वती शिशु मंदिर हैं। एक शिक्षक वाले 4,500 स्कूल बन गए हैं। ये स्कूल दूर दराज के इलाकों में चलते हैं। इनके लिए शिक्षक की ट्रेनिंग संघ देता है। ये शिक्षक संघ की विचारधारा से लैस होते हैं। इन शिक्षकों को 5,000 का मानदेय संघ अपने स्तर पर देता है, लोगों और संस्थाओं से चंदा लेकर। पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए असम के भीतर 100 से अधिक छात्रावास चलते हैं। भारत में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसके पास एक राज्य में इतने स्कूल हों। कोई प्राइवेट संस्था भी संघ से इस मामले में मैच नहीं कर सकती। अकेले असम में संघ की इस वक्त करीब 1250 शाखाएं चलती हैं। संघ की एक और संस्था यहां काफी काम करती है जिसका नाम है सेवा भारती। बातचीत में पता चला कि सेवा भारती के 7,000 हेल्थ वर्कर हैं। इन्हें स्वास्थ्य रक्षक कहा जाता है। संघ इन्हें होम्योपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देता है जो उनके रोजगार का जरिया बन जाता है।
संघ 14 साल से हर साल 8 दिनों के लिए धन्वंतरी सेवा यात्रा निकालता है। देश भर से करीब 200 एमबीबीएस डॉक्टर यहां लाए जाते हैं और इनकी टीम 8 दिनों तक अलग अलग इलाके में कैंप लगाती है और 1 ट्रक दवा लोगों से मांगकर गरीबों में बांट दी जाती है। जिनसे मेरी बात हो रही थी उन्होंने बताया कि हम लोगों को अपनी विचारधारा और सेवा से प्रभावित करते हैं। लोगों को किसे वोट देना ये कभी नहीं कहते, लेकिन राजनीति में कोई उल्टा पुल्टा करेगा तो उस पर नजर रखना हमारा काम है। तमाम संस्थाओं से जुड़े 15-20 हजार कार्यकर्ता चुनावों के समय अपनी जिम्मेदारी खुद समझ जाते हैं। खासकर जब उनके संगठन को गाली दी जाती है तब वे उस तरफ तो कभी मतदान नहीं करेंगे जिनसे गाली पड़ती है। इसी बातचीत में एक दिलचस्प बात यह पता चली कि इस बार असम के सत्राधिकार काफी नाराज हैं। सत्राधिकार जैसे मठ होता है उसी तरह असम में सत्र होता है। मठाधीश को वहां सत्राधिकार कहते हैं। असम के सत्रों की जमीन पर इनका कहना है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के कारण कब्जे हुए, नाराजगी बढ़ी। सत्राधिकारों ने भी संघ को टारगेट किए जाने से नाराजगी जताई और 250 सत्राधिकारों ने परिवर्तन की बात चलाई। इन सत्रों में भक्ति, नृत्य, संगीत का प्रशिक्षण चलता है। संघ को चुनौती देने वाले या संघ मुक्त भारत की बात करने वालों को क्या संघ के इस ढांचे और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता का इल्म है? ऐसा नहीं है कि संघ का यह आधार हमेशा बीजेपी को जीत ही दिला देता है, लेकिन अगर संघ से लड़ना है तो लड़ने वालों की तैयारी क्या है? इस बार 250 सत्राधिकारों यानी धार्मिक मठाधीश परिवर्तन की बात चलाने लगे। इन मठों से जुड़े भक्तों की श्रृंखला ने कांग्रेस के आधार को भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। अब यह देखना होगा कि क्या कांग्रेस कभी इन सत्राधिकारों के जरिए नरम हिंदुत्व की राजनीति करती थी। हमने जब यह सवाल पूछा कि ये इतने ही ताकतवर हैं तो पहले क्यों नहीं बीजेपी के पक्ष में हवा बना दी। इसके जवाब में यह पता चला कि बांग्लादेशी मुसलमानों के प्रति कांग्रेस सरकार की सहनशीलता से लोग आजिज आ गए थे और संघ को टारगेट किए जाने से नाराज हो गए। बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर पहले भी उठाती रही है, लेकिन इससे वो असम में जगह नहीं बना सकी। इस बीच बदरुद्दीन अजमल की पार्टी बन गई और लगातार सीटें जीतने लगी। इस बार अजमल खुद चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार वाजिद अली चौधरी ने 16,723 मतों से हरा दिया। अगर कांग्रेस इसी तरह अजमल को सामने से चुनौती देती तो उस पर मुस्लिम सांप्रदायिकता के पोषण का आरोप नहीं लगता। जानकार कहते हैं कि अजमल ने मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, जिसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए नरम हिंदुत्व की तरफ गई। लेकिन यही अजमल 2009 में यूपीए को बाहर से समर्थन भी दे रहे थे। कांग्रेस अगर हिंदुत्व आधारित सांप्रदायिकता के प्रति गंभीर होती तो मुस्लिम सांप्रदायिकता से भी संघर्ष करती, वो भी सामने से। हालांकि अजमल कहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, दूसरे धर्मों के लोगों को भी टिकट देती है। अब संघ का कहना है कि बीजेपी सरकार को बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजना होगा। क्या वाकई बीजेपी इतने बड़े स्तर पर मुसलमानों की पहचान करेगी और निकालने का काम करेगी? संघ की माने तो इस आधार पर नई सरकार की परीक्षा होगी। बीजेपी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 2 ही जीत सके, बाकी 7 तीसरे और चौथे नंबर पर आए। जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक मुसलमान है, वहां बीजेपी की सरकार है। उसके बाद असम में सबसे अधिक मुसलमान है, वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम वोट के मिथक को ध्वस्त कर दिया। लोकसभा चुनावों के दौरान कहा जाता था कि यूपी में इतनी सीटें मुस्लिम बहुल हैं, इसके बाद भी बीजेपी ने 70 से अधिक लोकसभा सीटें जीत ली। यूपी में विरोधी दलों के अलग अलग लड़ने से लाभ मिला, जैसे असम में मिला। असम में भी कांग्रेस और एयूडीएफ मिलकर लड़ते तो दोनों का मत प्रतिशत बीजेपी से अधिक हो सकता था। कांग्रेस ने ना तो अजमल को खुलकर चुनौती दी, ना ही हाथ मिलाया। असम में मुस्लिम मतों की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना असद मदनी ने अपनी 18 मांगे पूरी ना होने पर कांग्रेस की सरकार ही गिरा देने की धमकी दे दी थी। आज असम में जो सरकार बन रही है उसमें ना तो अजमल का असर है, ना मदनी का। मुस्लिम वोट की चुनावी ताकत को बीजेपी ने अपनी रणनीति से कमजोर कर दिया, हाशिए पर ला दिया। असम की जीत बीजेपी के लिए काफी बड़ी है। बीजेपी मुख्यालय में असम की परंपरा में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। जब प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में आए थे तब उन्होंने देवदास आप्टे का नाम लिया था। ये वही आप्टे हैं जो नागपुर से 1963 में जनसंघ का प्रचारक बनकर असम गए थे। जब प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक प्रशिक्षण के दौर में दिल्ली आए थे तब आप्टे जी ही बीजेपी मुख्यालय के इंचार्ज थे। नानाजी देशमुख आप्टे जी को अवध तिरहुत मेल से असम ले गए 50 घंटे की यात्रा कराकर। आप्टे जी अभी 80 साल के हैं, लेकिन 24 साल की उम्र में असम गए थे। उनसे मैंने फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि लंबा वक्त लग गया असम को यह समझने में कि बांग्लादेशी मुसलमानों का मसला उसके अस्तित्व को चुनौती दे सकता है। आप्टे जी ने 1964 में एंटी इन्फिल्ट्रेशन कमेटी बनाई
तब असम की राजधानी शिलोंग हुआ करती थी। वहां की लाइब्रेरी से सेंसस जनगणना की रिपोर्ट लेकर आए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के किसान नेता जो विधायक थे मधुसूदन दास को प्रभावित किया और इस मसले से जोड़ा। आपटे जी इस जीत पर खुश हैं? संघ जीत के इस दृश्य में शामिल नहीं है, पर क्या यह जीत उसकी नहीं है, उसके अपनों की ही खुशी है। भारतीय जनता पार्टी तेज गति से हिंदुस्तान के सभी भूभाग पर जन स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह लोकतंत्र के लिए मैं एक उत्तम नजरिया मानता हूं। हम सब मिलकर के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ असम की राजनीति को और वहाँ के मसलों को दिल्ली तक लाने वाले पत्रकार संजय हजारिका साहब हैं, और बेंगलुरु से अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की फैकल्टी मालिनी भट्टाचार्य जी हैं। मालिनी जी ने इसी साल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में असम में आरएसएस के काम पर एक लंबा सा लेख लिखा है। मालिनी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जीत के वक्त तो सारा कुछ हम श्रेय देते हैं, जैसे आरएसएस की वजह से जीत हुई, इतनी संस्थाएं हैं, ये जो मैं गिना रहा था। क्या आपको वाकई लगता है कि स्कूल कॉलेज खोलने से असम में आरएसएस ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया होगा, कांग्रेस के असर को कमजोर किया होगा? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ असम में ही नहीं, अगर आप बीजेपी की सक्सेस को ट्रैक करें इन एनी अदर स्टेट इन इंडिया, वेदर इट इज़ गुजरात, छत्तीसगढ़ एक्सेट्रा, तो फिर आपको पता लगेगा कि one of the basic principles that they have always followed, which I call seva या social service या social welfare, service has played a very important role in the electoral success of BJP. आपने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से सिनॉप्सिस ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि while overnight schools या colleges खुलने से ही electoral victory इंश्योर्ड नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप संघ के जेनेसिस को देखें असम में 1946 में पहला शाखा स्थापित हुआ था वहाँ पर, एंड सो यू कैन इमेजिन फ्रॉम 1946 टू 2016 a period of so many several decades, और आज जाकर उनको अपना जो है हार्ड वर्क का जो है क्लियर रिजल्ट्स उनको देखने में आ रहा है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, और सिर्फ सेवा ही नहीं बट टू अपने जो असम में जितने भी लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेसेस, एथनिसिटीज, ट्राइब्स एक्सेट्रा, उनको जीतने के लिए, उनके मन को जीतने के लिए देयर इज अ वे इन विच यू हैव टू कैप्चर लोकल इश्यूज। वहाँ पर अगर आप राम मंदिर या अयोध्या की बात करेंगे तो लोगों को शायद अपील ना करें, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट दे एक्सट्रीमली डिस्कनेक्टेड विद। लेकिन वहाँ पर अगर आप क्रिश्चियन प्रोसेलिटाइजेशन के बारे में बात करें, एंड इफ यू इमेजिन दिस इन 1950s, जब हम अनडिवाइडेड असम की बात कर रहे हैं, व्हेन लॉट ऑफ अदर स्टेट्स सच एज नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा, मेघालय वर पार्ट ऑफ असम, this whole issue of Christian proselytization became an important plank. Golwalkar, in fact, 1951 में had written a letter to the Prime Minister, to Nehru, saying that Christian proselytization is a big problem and it needs to be stopped. So that was one important entry point for them. And when they went about countering a Christian proselytization, alleged proselytization, by running parallel systems of social welfare. तो अगर क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पे स्कूल्स बना रहे थे, हॉस्पिटल्स बना रहे थे, संघ ने ये सोचा कि हाउ टू काउंटर दिस, वी कैन डू दिस ओनली बाय सेटिंग अप अ पैरेलल सिस्टम ऑफ सर्विस, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। 1979 में शिशु शिक्षा समिति स्टार्ट्स द फर्स्ट शिशु कुंज, जिसको सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से जाना जाता है इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे शंकर देव के नाम से शिशु मंदिर स्टार्ट किया गया। So yes, Seva definitely plays a very important role, I think, in capturing the hearts and minds of the people. Yeah.
संजय, जिस तरह से मालिनी बता रही थी, उन्होंने, मैं अपने दर्शकों के लिए भी बता दूं जो उनकी अंग्रेजी नहीं समझ सके, वो यही कह रही हैं कि शुरुआत में संघ ने बहुत सारी संस्थाएं बनाई, मिशनरी को मिशनरी के मुकाबले खड़ा किया खुद को, और किस तरह से 1951 में ही गोलवलकर ने प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था कि वहाँ ईसाइयों की संख्या बढ़ती जा रही है, धर्मांतरण का मुद्दा हो रहा है। तो संजय, पहले संघ ने, अभी भले ही बांग्लादेशी मुसलमानों का मसला बड़ा दिख रहा है और जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा था, आरएसएस के लोगों से, उनमें ये बात बहुत प्रमुखता से निकल कर आ रही थी कि इसी बात पे शायद उनकी जीत मिली है और यही वो मुद्दा है जो आगे लेकर गया है। लेकिन ईसाई धर्मांतरण से निकलकर मुसलमानों तक पहुंचने की यात्रा में ये राजनीतिक बदलाव कैसे आया? क्या संघ ने बीच में ईसाइयों के प्रसार को छोड़ दिया, मुसलमानों के मसले को ज़्यादा बड़ा किया, और लेकिन इस दौरान भी दूसरी पार्टियों का प्रभाव वहां बना रहा? तो ज़रूर वहां के मतदाताओं में ये देर से बात समझ में आई, या इन दलों की गलती, कांग्रेस या एजीपी की गलती के कारण संघ को लाभ मिला है? रवीश जी, धन्यवाद। आपकी पूरी प्रश्न मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन जितना मैंने समझा मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब देने को। एक तो जो मालिनी ने कहा वो तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ हमें, दो तीन चीज़ हमें याद रखना चाहिए। एक तो ये जो इमिग्रेशन की इशू है, जो आप बांग्लादेशी माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये 1946 से 1946 से पहली बार एक इलेक्टोरल इशू था, जब कांग्रेस पार्टी ने ये इशू लेकर एक चुनाव जीता था असम में, प्री पार्टीशन, प्री इंडिपेंडेंस के समय। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये 70 साल कम, मतलब एटलीस्ट पॉलिटिकल इशू, इलेक्टोरल इशू हिसाब से एक है। और एक पुरानी चिंता है असमिया, स्पेशली मुसलमान हिंदू की चिंता है कि वो माइनॉरिटी बन जाएगी अपनी देश में, इसलिए वो आसाम मूवमेंट हुए थे, आपकी 80s आपको अच्छी तरह से याद होगा, और फिर वो ठंडा हो गया, फिर अभी बीजेपी ये नारा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ समय पहले एक इंटरव्यू ने कहा कि डिपोर्टेशन मुश्किल है, डिटेक्शन आसान है। और मेरे ख्याल से कोई भी नया सरकार जो आते हैं वो अपने लिए कोई नया लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी जो है, वो सुरक्षित लॉ एंड ऑर्डर और अपनी सिटीजन्स को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सुरक्षित रखने की उनकी एक मैंडेट है। एक तो वो है। दूसरी बात है कि जो मेरे ख्याल से जो बांग्लादेशी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत बार ये शब्द यूज़ किया बांग्लादेशी मुस्लिम, हमको एक चीज़ याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश 1971 में हुआ था, और 71 के बाद ही हम बांग्लादेशी के बारे में बोल सकते हैं। जो उससे पहले जो है वो ईस्ट पाकिस्तान थे, और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की कॉन्सेप्ट को और पाकिस्तान की आर्मी, इंडियन आर्मी के साथ एक साथ फाइट करके एक स्वाधीन देश बनाया। ये हमें याद करना पड़ेगा। और 47 से पहले जो था वो ईस्ट बंगाल था, वो एक पार्ट ऑफ अ कॉलोनी। तो मेरे ख्याल से इस इशू लेके आपकी बीजेपी को काफ़ी क्या कहते हैं सपोर्ट मिले हैं पब्लिक में, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ इसके बारे में कुछ करेंगे, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि कुछ अगर करेंगे तो इट शुड नॉट बी वायलेंट। पर डिटेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप निकाले नहीं, डिपोर्ट नहीं करें, संजय, डिटेक्शन का क्या मतलब है? अगर आप निकाले नहीं, रिपोर्ट नहीं करें, तो फिर इस एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं। रवीश जी, मेरी बात सुन। नहीं रवीश जी, हाँ, सिंपली एक बात है, आप डिपोर्ट कहाँ करेंगे? बांग्लादेश। और बांग्लादेश तो कह रहे हैं हमारी कोई नागरिक वहाँ नहीं है, तो अगर बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं करते, आप डिपोर्ट कहाँ करोगे?
ये तो मैं पहले से बोल रहा हूँ। पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना, संजय, बांग्लादेश में तो एक्सेप्टेंस है नहीं। पर इसी बात पे लेकिन 20 साल से बीजेपी वहां जाके वो बोल रहा हूँ और कि ये इश्यू एक है। जमीन पे काम करने वाले आरएसएस, एक तो ये है, हाँ। डिटेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, डिपोर्टेशन का काम वो लीगली होना चाहिए, क्योंकि जो 71 के बाद आए हैं उनकी डिपोर्टेशन हो गए। दूसरी बात है, अक्टूबर में आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स पब्लिश हो गया असम में। उस समय बहुत सारी कंप्लेंट्स आएंगे माइनॉरिटी ग्रुप से या दूसरे गुटों से कि इंडिविजुअल से कि हमारा नाम नहीं है एनआरसी में, क्योंकि एनआरसी ये माध्यम है ऑफ फाइंडिंग आउट हु दी ठीक है। मैं संजय, मैं इस मसले की तकनीकी बात को समझ रहा हूं, पर मैं राजनीतिक दौर से जानना चाहता हूं। फिर तो ये आरएसएस तो अपने इस नई सरकार की परीक्षा इसी आधार पर लेना चाहती है, क्योंकि उसने जो अपना वजूद असम में बनाया है वो इसी मुद्दे पर बनाया है, ठीक है। तो उसका इम्तहान ये जो 17 अधिकार हैं, जो 250 मठ हैं, इन लोगों ने भी जो बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। आप रवीश जी, मैं आपकी बात रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे। छवि क्या है? छवि ये है कि हर पॉलिटिकल सिचुएशन एक समय आता है वे जब एक इश्यू लीड होते हैं, लेकिन उसके साथ दूसरे 3-4 इश्यूज भी होते हैं, मेन इश्यूज। ओके, ठीक है। नाउ आपकी जो असम में ये चुनाव जो हुआ है, बीजेपी ने क्यों इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला? क्योंकि मेरे ख्याल से 4 इश्यूज थे, 4 पॉइंट्स थे। एक, उनकी लीडरशिप यंग थे, उनकी लीडरशिप डायनेमिक थे, और इनके इश्यूज थे, ठीक है। और दोनों एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम किया, और हेमंत बिस्वा शर्मा मैक्सिमम स्ट्रगल किया इसके लिए, और वो जानते थे कांग्रेस की वीक पॉइंट क्या है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में ही थे। सेकेंडली, बीजेपी जो है, जो इश्यूज उसने लाया, उसकी एक रेजोनेंस था पब्लिक में, और कांग्रेस का कोई उसका जवाब नहीं था। वो तो बैक टू द वॉल कॉन्स्टेंटली डिफेंसिव कैंपेन चलाया था। पर तीसरी बात संजय, ये है, मैं यहाँ आरएसएस की भूमिका के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, पर संजय, मैं यहाँ अपनी बहस को सिर्फ आपको शायद तकलीफ हो रही है। नहीं, ये आरएसएस के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 20 साल से देख रहा हूँ, स्पेशली 20 साल से पर्सनली मैं देख रहा हूँ कि बहुत अपर असम में, स्पेशली चाय बगीचा में, अमंग द लेबर लाइन्स, आपकी माजुली में, वो बहुत समय से ये काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनकी शाखा है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनकी कैंप्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग चलती है, उसकी तो इम्पैक्ट होगा ही ना। 20 साल से अगर काम कर रहे, तो यही एक बात है। मालिनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने अध्ययन के दौरान, जैसे संजय भी कह रहे हैं, क्या आपने देखा कि जैसे ये आलसी सेकुलर दल हैं, सेकुलर दलों का चरित्र मूलतः आलसी हो गया इस देश में, क्या इन्होंने कभी जमीन पे काउंटर करने का प्रयास किया क्या कि अगर इस तरह से अगर आरएसएस का विस्तार हो ही रहा था और वो आरएसएस को अपने लिए चुनौती मानते हैं, तो क्या कभी वो जमीन पे उसे काउंटर करने का वो उसने सीरियसली नहीं लिया ये बात? नहीं लिया। मालिनी, आपका क्या कहना है? बात सीरियसली, क्योंकि मेरे ख्याल कांग्रेस एकदम पावर ड्रंक था, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जी संजय साहब, ये सवाल मेरा मालिनी से था कि अपने आप सब कर लेंगे। संजय जी, ये सवाल मेरा मालिनी से था। हाँ मालिनी जी। ओके, अभी ऑडियो पूछ रहे हैं मुझे? नहीं, वो थोड़ा ऑडियो इधर से उधर हो जाता है। अभी हम उनसे स्काइप पे बात कर रहे हैं, तो ये एक बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस ने कभी आरएसएस के प्रसार को गंभीरता से नहीं लिया और आखिरी चरण में भी नहीं लिया। वो सिर्फ एक लिप सर्विस की तरह आरएसएस को खतरा बताते रहते हैं, ज़मीन पर कभी नहीं लड़ते हैं। आपने कहा वो पावर ड्रंक हो गए थे, पर फिर भी संजय, जो मालिनी बता रही थी कि किस तरह से असम में अगर जातीय विविधता है, एथनिक डाइवर्सिटी है, सबका समर्थन नहीं मिलता तो भाजपा इतनी बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ती। मैं सहमत हूं आपसे कि बहुत सारे मुद्दे इसमें काम कर रहे थे,
लेकिन अगर आप देखिए तो आरएसएस ने वहां के लोगों को, जैसे आपटे जी ने कहा कि लेकिन आप बहुत ये भी साल लग गए समझ- हमें समझाने में। रवीश जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि 15 साल में लोग थक गए ना कांग्रेस के साथ। लोग चाहते हैं एक चेंज, आप परिवर्तन कहे या जो भी जी, कहे, ठीक लोग है। चाहते थे। और जवान लोग जो हैं, टाउन की लोग, जवान लोग, स्पेशली बराक वैली में बंगाली लोग, चाय बगीचे की लोग, उसने समर्थन दिया। ट्राइबल लोग जी। वो भी समर्थन दिया, मान- क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट दिया और उनकी एलाइज को सपोर्ट दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एजीपी एक नया जिंदगी मिला इस अलायंस की वजह से।